नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास के अंतर्गत हमने देखा, पढ़ा, समझा विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें 4 जनजातियां एस्किमो, बुशमैन, गोंड एवं भील, इनका हम विस्तृत अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत पहली जनजाति जो है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं एस्किमो, और एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है उसके बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद में उसकी जो शारीरिक संरचना है कि शारीरिक रूप रंग किस प्रकार का है, इसके बारे में हमने पढ़ा। एस्किमो क्षेत्रों के अंदर निवास जो है वहाँ पर अन्य प्राणी कौन कौन से हैं, वहाँ की जलवायु दशाएं कैसी हैं, वहाँ की वनस्पति कैसी है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास के अंतर्गत अध्ययन किया था। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो आता है एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलाप, कि एस्किमो जनजाति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की क्रियाएं करती है जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरा कर पाती हैं। और जैसा कि आपने देखा, पढ़ा और हमने समझा है कि एस्किमो मुख्यतः ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जहां पर वनस्पति और हमारे यहाँ सामान्य जो प्राणी या जीव जंतु हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार की वहाँ परिस्थितियाँ हैं और उनमें ये लोग रह करके और अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं। आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत पहला बिंदु आता है आखेट, कि ये लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेट का सहारा लेते हैं। जैसा कि जितने भी आदिवासी हैं या जनजातियां हैं वो मुख्यतः अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेट का ही सहारा लेती रही हैं। आज भी ये आखेट द्वारा अपना भरण पोषण करती हैं। तो आखेट मुख्यतः ये जिन जीव जंतुओं का करते हैं, आखेट से तात्पर्य शिकार करना, हंटिंग करना। तो आखेट मुख्यतः ये मछलियों का, जैसा कि हमने देखा था वहाँ प्राणी जो जीव जंतु हैं निवास कर रहे हैं उनके अंतर्गत विशेषतः मछलियाँ थी। एक कैरीबाऊ जिसको कि यहाँ रेंडियर कहते हैं, इसके अलावा बतख है, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ हैं, ये यहाँ पर निवास करते हैं। तो मुख्यतः ये लोग आखेट के रूप में अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर होता है वो होता है सील, मछली। वैसे तो यहाँ पर अनेक प्रकार की बड़ी एवं छोटी कई प्रजातियों की मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन सील मछली विशेष से यहाँ पर पाई जाती है। और इस मछली का एस्किमो लोगों के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति तो करते ही करते हैं, साथ में अपने पहनने के लिए इसकी खाल से बने हुए कपड़े, अपने आवास निर्माण के लिए जो चमड़े की या खाल की आवश्यकता पड़ती है वो भी इसके द्वारा काम में ली जाती है। साथ में ही अपने जो घर होते हैं इनके आवास जो निर्माण करते हैं ये, क्योंकि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के अंदर निवास करते हैं और वहाँ पर ठंड से बचने के लिए अपने घरों को गर्म रखते हैं, जिसके अंदर इन सील मछली की जो चर्बी होती है उसको ये जला करके और अपने आवास को तापमान करते हैं या तापित करते हैं या उसको गर्म रखते हैं। तो आखेट के अंतर्गत सील मछली है। सील मछली के अलावा यहाँ पर एक जानवर होता है जिसको कहते हैं कैरीबो। कैरीबो का मतलब होता है 12 सिंगा, 12 सिंगा जानवर। इसका भी ये बड़े ही रूप में अपना आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ पर आखेट के
वैसे 3 तरीके हैं, लेकिन एक ग्रीष्मकालीन आखेट होता है इनका, और एक होता है वसंतकालीन आखेट, एक होता है शीतकालीन आखेट। तो जो ग्रीष्मकालीन आखेट होता है उसके अंतर्गत ये 2 तरीके होते हैं आखेट के। एक होता है माऊपाक। आखेट की ये विधियां हैं। एक होता माऊपाक। माऊपाक के अंतर्गत क्या होता है कि ये सील मछली जो कि बर्फ़ के नीचे समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत रहती है, इसका शिकार करने के लिए ये माऊपाक विधि का इस्तेमाल करते हैं। माऊपाक के अंतर्गत क्या होता है कि जो बर्फ़ की परत जमी हुई होती है उस ऊपरी भाग में एक छिद्र बना लेते हैं। छिद्र बना करके उसके अंतर्गत एक हड्डी खड़ी कर दी जाती है। जैसे ही मछली जो जल में नीचे है या बर्फ़ के नीचे होती है, वो इस छिद्र के समीप श्वसन क्रिया के लिए ऊपर की ओर अपना मुख करती है, तो ऊपर खड़ी जो हड्डी होती है या छड़ी जो होती है वो हिल जाती है। और जैसे ही हिलने का संकेत मिलता है तो पास में जो प्रतीक्षा कर रहा होता है एस्किमो व्यक्ति या पुरुष या शिकारी, वो संकेत मिलते ही उसके पास में एक भालानुमा हथियार होता है जिसको कि यहाँ हार्पून के नाम से जाना जाता है। जो आगे की तरफ भालानुमा होता है नुकीला, और पीछे की तरफ इस प्रकार का एक डंडे नुमा आकृति होती है जो पीछे से रस्सी से बंधा हुआ होता है, जो मछलियों के शिकार करने में एक इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। ये संकेत मिलते ही जो एस्किमो है वो मछली के ऊपर भाले से उस पर प्रहार करता है और उसको ऊपरी भाग से बर्फ़ को हटा करके मछली को प्राप्त कर लेते हैं, उससे अपना भोजन और अनेक चीज़ें प्राप्त करते हैं। माऊपाक, माऊपाक का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, अर्थात ये बैठ कर के मछली के आने के या संकेत मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी विधि होती है वो होती है इतुरपाक। इतुरपाक के अंतर्गत 2 छिद्र बनाए जाते हैं बर्फ़ के अंतर्गत। माऊपाक में मात्र 1 छिद्र बनता है, इतुरपाक के अंतर्गत 2 छिद्र तैयार किए जाते हैं। एक छिद्र के पास मछली के लिए भोजन रखा जाता है, दूसरे छिद्र के समीप जो भी बहुत पास होते हैं ये हार्पून लेकर के एस्किमो बैठा रहता है। जैसे ही भोजन प्राप्त करने के लिए मछली उस छिद्र के समीप आती है तो पास में बैठा हुआ एस्किमो उसके ऊपर प्रहार करके और मछली का शिकार कर लेता है। इस प्रकार की विधि को कहते हैं इतुरपाक। तो आखेट की ये ग्रीष्मकालीन आखेट की 2 विधियां हैं। एक दूसरी विधि, एक तीसरी विधि होती है जो वसंतकालीन आखेट में आती है, उसको कहते हैं उतोक। ये तीसरी विधि होती है। इसके अंतर्गत सर्दी के दौरान जब मछलियाँ पानी से बाहर निकल कर के समुद्र किनारे पर धूप सेकने के लिए आ जाती हैं, तो उस दौरान एस्किमो जो समुद्री किनारे पर शिकार की तलाश में रहता है वह उन मछलियों का शिकार कर लेता है बाहर निकली हुई का। इस प्रकार से ये 3 विधियां हैं, माऊपाक, इतुरपाक और उतोक। ये आखेट की एस्किमो व्यक्ति की 3 विधियां हैं। इनके द्वारा ये मछलियों का शिकार करके और अपने भोजन, अपने परिवार के लिए भोजन की और अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करते हैं। इसके अलावा मछली के अलावा ये जो बारहसिंगा होता है जिसको कैरिबो कहते हैं, इसका भी शिकार करते हैं। छोटे जो पक्षी होते हैं या छोटे अन्य जो जानवर होते हैं वहाँ पर बर्फीले क्षेत्रों के अंतर्गत, उनको भी शिकार के रूप में काम लेकर के और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं या भोजन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आखेट। दूसरा जो क्रियाकलाप है इनका कि आखेट के अंतर्गत ये आती हैं, इनके बारे में कई बार दोनों के बारे में, माऊपाक या इतुरपाक के बारे में भी है जो प्रश्न पूछते रहे हैं। उतोक के बारे में क्या है, इन विधियों की पूछा जाता रहा। तो ये मुख्यतः आखेट से जुड़ी हुई इनकी जो क्रियाएं हैं वो हैं। इसके बाद में जो अन्य आर्थिक क्रियाकलाप है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें
तो आखेट के बाद में मैं बात करता हूँ इनके आखेट में काम आने वाले औजार। आखेट में काम आने वाले इनके पास औजार। औजार मुख्यतः जो ये आखेट में काम में लेते हैं, इनके अंतर्गत पहला एक औजार होता है इनके पास में हारपून। हारपून एक भालेनुमा हथियार होता है जो विशेषतः शिकार में काम लिया जाता है। ये लगभग 4 से 5 मीटर लंबाई का एक डंडे-नुमा या भालानुमा हथियार होता है। आगे का सिरा इसका तीर की तरह नुकीला होता है, पीछे एक रस्सी बंधा हुआ ये हथियार होता है एक प्रकार का, जिसको कि दूर से फेंक करके भी शिकार कर लिया जाता है और रस्सी को ये पकड़ करके इस भाले को वापस समुद्र से या बर्फीले क्षेत्र से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में दूसरा जो होता है इनके पास विशेषतः 2 किस्म की नावें होती हैं। एक होती है ये उमियाक, बड़ी नाव जो होती है वो कहलाती है उमियाक। स्लेज, स्लेज एक या तो कुत्तों के द्वारा या फिर रेंडियर के द्वारा खींची जाने वाली बिना पहिए की ये गाड़ी होती है इनकी, जिसमें शिकार को अन्य चीज़ों को रख करके लेकर के आते हैं। तो ये विशेषता इनके जीवन में काम आने वाले मुख्यतः हारपून है, उमियाक है, स्लेज है और एक नाव कयाक होती है। 2 प्रकार की नाव है इनके पास में, एक उमियाक, दूसरी कयाक। कयाक छोटी नाव होती है, उमियाक बड़ी नाव होती है जो बड़े शिकार के लिए काम में ली जाती है। और ये नावें जो होती हैं विशेषतः बारहसिंगा की हड्डियाँ और सील मछली की जो खाल होती है या चमड़ी होती है उसके द्वारा ये निर्मित की जाती हैं। तो ये विशेषतः इनके औजार होते हैं जिनका ये अपने जीवन में काम लेते हैं। औजार के बाद में अगर इनकी बात करें तो तीसरा जो बिंदु आता है हमारा इसके अंतर्गत वो भोजन। भोजन जैसा कि हमने एस्किमो शब्द का ही अर्थ समझा था कि कच्चा मांस खाने वाले लोग, तो भोजन के रूप में ये शिकार से प्राप्त होने वाला मांस उपयोग में लेते हैं। अर्थपूर्णतः ये मांसाहारी होते हैं और अधिकांशतः कच्चा मांस खा करके और अपना पेट भरते हैं या भोजन की प्राप्ति करते हैं। अब भोजन मुख्यतः ये जो सील मछली होती है या तो इससे प्राप्त करते हैं या फिर कैरिबो से प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा योगदान इनके भोजन में है वो होता है सील मछली का। तो इस प्रकार से ये मांसाहारी हैं और पूर्णतः सील मछली के द्वारा प्राप्त होने वाले मांस को ये अपने आहार के रूप में काम में लेते हैं या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। चौथा बिंदु है इनका वस्त्र। वस्त्र कि किस प्रकार के वस्त्र ये काम में लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जानवरों का इनके जीवन में बड़ा योगदान होता है, तो मुख्यतः वस्त्र के रूप में ये जो सील मछली की खाल से बने हुए वस्त्र काम में लेते हैं। और इनके जो वस्त्र होते हैं इनको मुख्यतः एक होता है तिमियाक। तिमियाक लगभग स्त्री और पुरुषों के दोनों के वस्त्र इनके समान होते हैं। वस्त्र निर्माण करने का काम मुख्यतः महिलाएं करती हैं। सील मछली की खाल या चमड़े को
सुखा के उसको संधारित करके और उसके द्वारा ये अपने वस्त्र निर्मित करते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो ये पूरी तरीके से अपने शरीर को ढकते हैं। तिमियाक एक मुख्यतः ऐसा वस्त्र होता है जिस प्रकार से चोगेनुमा, और इसको महिला पुरुष सभी पहनते हैं। तिमियाक के ऊपर एक वस्त्र या एक पट्टेनुमा वस्त्र और पहनते हैं जिसे कहते हैं अनोहाक। तिमियाक के ऊपर एक वस्त्र और धारण करते हैं जिसको कहते हैं अनोहाक। तो एस्किमो लोग मुख्यतः दो प्रकार के ये वस्त्र पहनते हैं, जिसके अंतर्गत तिमियाक और अनोहाक है। तिमियाक चोगेनुमा एक वस्त्र होता है और उसके ऊपर पहना जाने वाला जो उनका वस्त्र होता है उसको कहते हैं अनोहाक। चौथा बिंदु जो वस्त्र है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो नंबर आता है इनका समाज और संस्कृति। आर्थिक क्रियाकलापों के बाद में दूसरा बिंदु है समाज एवं संस्कृति, कि एस्किमो लोग किस प्रकार के समाज में रहते हैं, इनके समाज की रचना किस प्रकार से हुई है और संस्कृति कैसी है इनकी। सबसे पहले बात करते हैं इनके समाज की। मुख्यतः एस्किमो लोग पितृवंशीय समाज से संबंध रखते हैं। सामूहिक परिवार प्रथा इनके अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात ये लोग समूह में रहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा इनके अंतर्गत पाई जाती है। मुख्यतः शिक्षा का अभाव है, आधुनिकता की कमी है, इसलिए कह सकते हैं हम कि ये इनकी जो संस्कृति होती है वो काफ़ी भिन्न है। इनके अंतर्गत बहुविवाह पाया जाता है, बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। साथ में ही प्रकृति या प्रकृति से जुड़े हुए जो तत्व हैं इनको ये अपने मुख्य देवताओं के रूप में या इनके रूप में ये पूजा और इनकी अर्चना करते हैं। संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग ज़्यादा बड़े देवताओं की या अपने कुल देवों की इनकी पूजा अर्चना ये नहीं करते हैं। मुख्यतः शिक्षा का अभाव होने की वजह से इनके अंतर्गत जादू टोना और पुरानी परंपराओं को मानना ये मुख्यतः इन लोगों के अंतर्गत रहता है, अर्थात ये इस प्रकार के चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते रहे हैं। तो और मुख्यतः जो एक भाषा बोलते हैं, इनकी जो भाषा होती है उस भाषा को कहते हैं ये एल्यूट। इनके द्वारा अर्थात एस्किमो के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको एल्यूट के नाम से जानते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हमने पिछली क्लास के अंतर्गत ये देखा था कि ये लोग मंगोलायड प्रजाति से संबंधित हैं, अर्थात मंगोल समाज या मानव की जो प्रजाति है उससे संबंधित हैं, और मंगोलियाई या मंगोल प्रजाति के लोग एल्यूट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ही जो एस्किमो लोग हैं इनका अन्य समाजों से इनसे बहुत कम जुड़ाव रहा है, बहुत कम इनके अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस प्रकार से इनका पितृवंशीय समाज है। समाज या अपने परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया जो होते हैं वो इनके पारिवारिक या सामाजिक नियमों की निर्माण करके और उनकी पालना करवाने का कार्य करते रहे हैं या करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इनके तीसरा जो है बिंदु इनका आधुनिक संस्कृति का
प्रभाव। आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंतर्गत नयापन आ रहा है, नई नई संस्कृतियों का निर्माण हो रहा है, सामाजिक बंधनों के अंतर्गत जो छुटकारा मिल रहा है, ढीले पड़ते जा रहे हैं बंधन। लेकिन आधुनिक संस्कृति का इन एस्किमो लोगों के जीवन पर कुछ थोड़ा प्रभाव पड़ने लगा है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, जिसके अंदर संयुक्त राज्य और कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ पर ये लोगों का निवास स्थान है। कनाडा और उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारें इन क्षेत्रों के अंतर्गत पहुंच करके और एस्किमो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। इनके मुख्य जो तौर तरीके हैं उनमें थोड़ा बदलाव आया है, अर्थात ये देखने को मिल रहा है कि इनके पास में जैसा हार्पून जो हथियार होता था उसकी जगह अब इनको शिकार करने के लिए बंदूक या इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो दूर से फेंक करके शिकार किए जा सकें या चला करके शिकार को प्राप्त कर सकें, वो इनके पास में अभी पहुंचने लगे हैं। साथ में स्लेज के स्थान पर इनके पास स्नो स्कूटर आ गया है। जो नाव होती है उसकी जगह पर इनको बर्फ़ के ऊपर चलने वाली मोटर चालित नाव भी इनको प्रदान की जाने लगी है। साथ में ही इनके सामाजिक जो बंधन हैं उनमें भी थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा है, क्योंकि कनाडाई सरकार इन क्षेत्रों में पहुंच करके और इन लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से इनका है जो मेल मिलाप होने लगा है। कुछ मात्रा में इनकी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, ठीक ठाक होने लगी है। इन सब की वजह से इन लोगों के जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला आधुनिक संस्कृति का। ऐसा नहीं कि पूर्णतः ये बदल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन इनके अंतर्गत देखने को मिल रहा है। इसके बाद में चौथा बिंदु जो हम लेते हैं इसका, वो वातावरण के साथ समायोजन। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का बहुत कठोर वातावरण है, अत्यधिक ठंड पड़ती है, और इस प्रकार के वातावरण से बचने के लिए ये लोग वर्तमान समय में किस प्रकार से उसके साथ समायोजन करते हैं, किस प्रकार से अपना तालमेल बिठाते हैं। तो देखिए, अत्यधिक ठंड जो होती है, अत्यधिक ठंड से बचने के लिए ये बर्फ़ से निर्मित घर काम लेते हैं, जिसको कि इनका जो एक आवास होता है या मकान की बात करते हैं, उसको कहते हैं इग्लू। इग्लू होता है जो बर्फ़ के द्वारा बना होता है, जिसका आधा हिस्सा ये ज़मीन में गड्ढा खोद करके और निर्मित करते हैं, और आधा हिस्सा है जो धरातल से ऊपरी भाग में एक गुंबदनुमा आकार का घर होता है, जो बर्फ़ को काट करके या बर्फ़ को खोद करके इस घर का निर्माण करते हैं। ये लोग बर्फ़ के अंदर बर्फ़ का नीचे की ओर खिसकाव ना हो, इसको रोक के रखने के लिए ये विभिन्न प्रकार की चमड़ी आदि का लेपन करते हैं। घर को गर्म रखने के लिए इसमें जो सील मछली की चर्बी होती है उसको जला करके अपने घर या इग्लू को ये गर्म रखते हैं। साथ में ही बर्फ़ के ऊपर जो झंझावत और आंधियाँ आती हैं, जिनसे कि काफ़ी रिफ्लेक्शन या कह सकते हैं कि धूप का काफ़ी प्रत्यावर्तन पड़ता है या दिखाई देता है, उससे बचने के लिए लोग अपने आँखों को या अत्यधिक सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए अपने आँखों के ऊपर ये इस प्रकार का एक हड्डियों का बना करके ढांचानुमा एक चश्मा पहनते हैं, जिससे कि ये वातावरण के साथ समायोजन करके रखते हैं। इतने बड़े वातावरण जो या यूँ कठोर वातावरण होता है, उसमें भी ये आसानी से अपना जीवन यापन आज भी कर रहे हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत धीरे धीरे जो परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ में
ये लोग प्रकृति के साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य बना करके रखे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या में काफ़ी कमी होती जरूर जा रही है, लेकिन फिर भी ये कई हजारों साल से अपने क्षेत्र के अंतर्गत आसानी से वातावरण के साथ समायोजन करके या तालमेल बिठा करके और आज भी अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये तो बात थी अपने एस्किमो जनजाति से जुड़ी हुई उसके प्रमुख तथ्य और बातें, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप है, उसका आवास है, उसका भोजन है, उसके समाज और संस्कृति है, उनके वस्त्र हैं। इन बिंदुओं को लेकर के बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत विशेषतः छोटा प्रश्न अर्थात 1 नंबर का प्रश्न कई बार बनता रहा है। तो आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके और इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगर हम अगली क्लास में ये आगे लेते हैं दूसरी जनजाति जो